नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से 10वीं कक्षा हिंदी का एक सुंदर सा पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिस पाठ को हम नाट्यांश के रूप में जानेंगे। एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास के ऊपर लिखा गया है। उस नाटक का एक अंश जिसको कालिदास का प्राणी प्रेम कहकर हमारे टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। कालिदास जिसके बारे में कहा गया है, 9वीं कक्षा में हम पढ़कर आए हैं विद्योत्तमा वाली बात। एक मूर्ख व्यक्ति जो पेड़ की उसी डाली को काट रहा था जिस डाली पर वह बैठ रहा था। तो ऐसा मूर्ख बाद में कालिदास, महाकवि कालिदास, काली का दास होने के कारण जिनको कालिदास नाम मिला, तो ऐसे कालिदास को क्यों इतिहास इतना बड़ा दर्जा दे रहा है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास के जैसी उपमा किसी ने नहीं दी है। और जिनको सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में, साहित्यकार के रूप में संस्कृत का माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल जिनकी सर्वोत्तम रचना है। तो ऐसे कालिदास का व्यक्तित्व कितना अद्भुत था, उसका सुंदर सा उदाहरण इस पाठ में हम देखेंगे। पहले लेखक का परिचय देख लें। मोहन राकेश है जिसके लेखक, जिनका जन्म 1925 ईस्वी और निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म। असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी, लेकिन दादी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा और बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम ये अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। उनके नाटक कौन कौन से हैं? तो आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके। एकांकी कौन कौन से हैं? तो अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को, हरिण यानी हिरनी, शावक यानी बच्चा, हिरनी का बच्चा, हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल जो एक राजपुरुष है और कालिदास को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आया है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका हनन, शिकार नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथ ही है, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। ये कवि हमें, लेखक हमें इस पाठ में बताना चाहते हैं। ठीक है। वैसे एक नाटक है तो हम नाटक के संवादों के रूप में इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान लगाकर आपको सुनना है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है, दूसरे पर क्या असर पड़ता है। ठीक है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक, शावक यानी बच्चा, हिरण का बच्चा। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। यह दृश्य हमारे सामने लेखक लेकर आए हैं। कालिदास कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना।
एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। हाँ, देखिए कितना अद्भुत है संवाद कौशल्य। तभी मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी ऐसे आतताई आ गए हैं हमारे यहाँ पर? मल्लिका यह कहना चाहती है। कालिदास कहती है, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है और कहता है, राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगते हैं। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ, किसी पात्र में ले आओ। मल्लिका कहती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है, मल्लिका कहती है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। देखिए बच्चे के साथ, हिरन का बच्चा, उसको सहलाते सहलाते कितना सुंदर सा उसका उनकी वाणी है। देखिए, हम पहले से सुखी है। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते उससे कैसे बना। वह कुलांज भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका के बारे में कहते हैं। मल्लिका की ओर देखते हैं। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है और कहती है, सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अब बात की बहुत चिंता रहती है कि अगर हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें लोगों में होगी तो। स्वाभाविक है, हर माँ बाप को इसकी चिंता रहती है कि अपनी बेटी कहाँ कहाँ जा रही है, उसका नाम किसी के साथ चल तो नहीं रहा है। कालिदास कहता है, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन यानी पात्र, भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। राजपुरुष दंतुल। देखिए, अब इसको हम विलन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर दंतुल कहता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। उनको मालूम नहीं है कि कोई आया है यहाँ पर। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है और कहता है, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर
दंतुल कहता है कैसे आकस्मिक बात है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा प्रश्न ही मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कहाँ कर पाता। दंतुल ने देखा था कि जो हरिण शावक के शरीर से खून की रक्त की बूंदे यहाँ वहाँ गिरती थी, उसको देखता देखता यहाँ तक आ पहुँचा है कालिदास और मल्लिका के पास। कालिदास कहता है देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कहता है मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कहते हो। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हें ऐसा लांछन लगा दे लज्जा नहीं आती। दंतुल कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दोगी? मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। कालिदास कहता है इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, आखेट शिकार। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। दंतुल कहता है तो राजपुरुषों के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहता है हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पर्वतीय भूमि के निवासी हम हैं, इसके सजातीय भी है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर इसको शांति से सुला दो। तभी सहसा अंबिका, जो कि मल्लिका की माँ है, अंबिका सहसा अंदर से आती है और कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका कहती है तुम देख रही हो माँ कि ये बेचारा कैसी हालत में है। अंबिका कहती है हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास कहता है इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण बिछौना ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा और द्वार की ओर चल देता है। दंतुल अपने शिकार को ले जाते हुए देखता है और रहा नहीं जाता उससे और कहता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास कहता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल कहता है राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास कहता है संभवतः। दंतुल कहता है संभवतः। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। तभी मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, तुमने इसको मारा है इसलिए तुम्हारा शिकार है ऐसा तुम मानते हो, लेकिन उनके लिए संवेदना का है।
कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यह है कालिदास का व्यक्तित्व। इसलिए समझाती है कि कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है कालिदास, दंतुल ने आज जो राजा के यहाँ से कालिदास को निमंत्रण देने के लिए आया है उसको नहीं मालूम है कि मैं जिसके सामने खड़ा हूँ, जिससे बहस कर रहा हूँ, यही व्यक्ति कालिदास है, जो गंवार व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है। तो दंतुल जब कालिदास का नाम मल्लिका के मुंह से सुनता है तो पूछ बैठता है कि कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे अरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका कहती है हाँ हाँ, पर तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। मल्लिका को भी आश्चर्य होता है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ ये व्यक्ति इतना मशहूर है कि वहां की उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उनको जानता है। दंतुल कहता है सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। ऋतु संहार जिसमें ऋतुओं जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है उसका वर्णन किया गया है, ऐसे ही है ऋतु संहार। तो सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक उनका सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें राज कवि का सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं और सम्राट जो भी थे वहाँ पर उन्होंने आचार्य वररुचि को कालिदास के पास भेजा है निमंत्रण देने के लिए कि उनको राजकवि का सम्मान देने वाले हैं राजा। मल्लिका तो सुनकर स्तंभित सी हो जाती है और कहती है उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि के आसन पर उनको आरूढ़ करना चाहते हैं। दंतुल कहता है मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और यहीं तक हमारा जो नाट्यांश है वह हमें पढ़ना है। उससे आगे की कहानी आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पूरा अपनी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हो। ये है कालिदास। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चाहे उनके ऊपर शस्त्र उठाए जाए या कुछ भी किया जाए, मगर मैं अपने शरण में आए हुए को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये है कालिदास का हृदय। और कवि के बारे में कहा गया ना, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये है कवि। कवि का हृदय ही इतना भावुक होता है, इतना संवेदनशील होता है कि किसी का दुख दर्द देख नहीं सकता और उस दुख दर्द से उनकी कविता का जन्म होता है। वे उस दुख दर्द को अपने काव्यों में ले आते हैं। ये है कालिदास। और इसीलिए जो हृदय से लिखा जाता है ना, उसी को जगत में प्रशंसा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। ये है हमारे कालिदास। ठीक है, ओके, थैंक यू।